स्वागत है बच्चों आपके अपने YouTube चैनल जॉब इन पाठशाला में। आज हम आप लोग के लिए बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए महत्वपूर्ण मैथ के 150 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। और ये वे 150 प्रश्न हैं जो विगत वर्षों में 2 या 2 से अधिक बार पूछे जा चुके हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यह प्रश्न जो है या तो इस पैटर्न का, इस टाइप का प्रश्न ही आएगा एग्जाम में, या सेम टू सेम यही प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। इन 150 प्रश्नों को हल करने के बाद ऑब्जेक्टिव का लगभग 80% प्रश्न, 80 से 90% प्रश्न को आप आसानी से एग्जाम में सॉल्व कर पाएंगे। यानी 150 टाइप है, या तो कुछ डिजिट चेंज कर इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, या सेम टू सेम यही प्रश्न एग्जाम में रहेंगे। तो चलिए देखते हैं, रियल नंबर से शुरू करते हैं। वास्तविक संख्या जो पहला अध्याय है उसका पहला नंबर जो प्रश्न है, किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए, किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। विषम की बात है तो चूंकि 6 क्यूब है, क्यूब कोई पूर्णांक होगा और 6 क्या है, इवन नंबर है, सम संख्या है। तो यह इसका जो वैल्यू होगा टोटल का, 6 क्यूब का वैल्यू होगा वह क्या होगा, इवन होगा, यानी सम होगा। तो अब प्रश्न आता है कि विषम पूछ रहा है, तो इसमें यदि विषम ऐड होगा उस स्थिति में ही यह विषम हो सकता है। तो यह तो सम हो गया, इसमें सम ऐड है तो सम हो गया, और इसमें सम ऐड है तो सम हो गया। यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 6 क्यूब प्लस 1, यह विषम संख्या होगी। नेक्स्ट प्रश्न है कि दो लगातार संख्याओं का मस। ध्यान रखिए, यह प्रश्न भी बार बार पूछा जाता है और जनरल कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी महत्वपूर्ण है कि दो लगातार यानी क्रमागत संख्या का मौसा जो होता है वह क्या होता है, एक होता है। या कहे कि दो अभाज्य संख्या का मौसा क्या होता है, तो वह भी क्या होता है, एक होता है। आगे उस तरह का प्रश्न मिलेगा आपको। यदि a और b अभाज्य संख्या है तो a और b का लौसा क्या होगा। तो जब अभाज्य संख्या का मौसा पूछे तो एक लिखिए, लेकिन यहाँ क्या पूछ रहा है, एलसीएम पूछ रहा है, लौसा पूछ रहा है। तो अभाज्य संख्या का लौसा जो होता है उस दोनों का क्या होता है, गुणनफल। 3 और 5 का लौसा पूछेगा तो क्या कीजिएगा, 15 लिखिएगा। 5 और 7 का लौसा पूछेगा तो क्या कीजिएगा, 35 लिखिएगा। यानी दोनों का गुणनफल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 नंबर क्वेश्चन है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। तो दो परिमेय संख्या के बीच अधिकतम अनंत परिमेय संख्या हो सकती है, और दो अपरिमेय के बीच भी अगर परिमेय या अपरिमेय पूछे तो अनंत ही होती है। किसी धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए a b का जो मौसा होगा और a b का जो लसा होगा उसका गुणनफल क्या होता है। तो इसको जानते हैं कि a b का लसा और मौसा का जो गुणनफल होता है उस संख्या के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए बी। इससे रिलेटेड प्रश्न भी एग्जाम में पूछे जाएंगे। यदि लसा दिया रहेगा 6 है और मौसा दिया रहेगा 2 है, एक संख्या दिया रहेगा 4, तो दूसरी संख्या क्या होगी, इस दोनों को गुना करके 4 से भाग लगा दें। ठीक है, इस प्रकार का प्रश्न एग्जाम में पूछेगा, इससे, इस फॉर्मूला से रिलेटेड। यदि
P और Q दो अभाज्य संख्या है तो उसका मौसा क्या होगा? तभी बताए हैं कि अभाज्य संख्या का मौसा क्या होता है? 1 होता है। नेक्स्ट है दो संख्याओं के गुणनफल दिए हुआ है, यानी A इंटू बी का मान दिए हुआ है 8670 और उसका मौसा पता है, लसा निकालना है। तो अभी बताए हैं कि लसा दो संख्याओं का लसा और उसके मौसा का जो गुणनफल होता है उस संख्या के गुणनफल के बराबर होता है। तो लसा निकालना है तो 8670 में मौसा से यानी 17 से भाग लगा दे तो क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 510। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, यानी 3 इसमें अपरिमेय को छाट देना। तो यहां क्या है? यह अपरिमेय है। ई भी देखने से क्या है? अपरिमेय है। और ई भी क्या है? अपरिमेय। तो अब जो बारी आई इसमें क्या है? 2√2 नीचे √2 लिखे हुआ है, इससे कट जाएगा तो क्या आएगा? 2 क्या है? परिमेय संख्या, यानी यह जो है यह 2 है, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। निम्नलिखित में कौन से भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है? इससे रिलेटेड 1 से 2 क्वेश्चन एग्जाम में रहना ही है। ध्यान रखना है कि शांत दशमलव के शर्त क्या होते? शांत दशमलव के शर्त होते हैं भिन्न का क्या होना चाहिए? भिन्न का हर जो है 2 के पावर n गुने 5 के पावर n के रूप में होना चाहिए। यहां n कोई भी पूर्णांक संख्या हो सकता है, धनात्मक पूर्णांक, 0 भी हो सकता है। तो या 0 होने का अर्थ हुआ अगर 2 के पावर 0 का अर्थ हुआ कि 2 नहीं है, सिर्फ 5 है। 5 के पावर 0 का अर्थ हुआ सिर्फ 2 है, यानी हर में सिर्फ 2 हो, सिर्फ 5 हो या 2 5 हो, दोनों हो। इस कंडीशन में उस भिन्न का दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत हो। तो वही चीज में देखना है। यहां 11/700, 11/7, 2 के पावर 2 और 5 के पावर 2, सिर्फ 2 5 तो है नहीं, 7 आ गया, इसीलिए इसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा, अशांत आवर्ती हो। यहां भी देखिए 91 है और 2100, तो 7 से इसको काटेंगे और इसको 7 से काटेंगे 300 का अर्थ हुआ कि 3 इसमें निश्चित रूप से होगा, 2 के पावर 2 होगा और 5 के पावर में 2 होगा। 3 आने के कारण ई भी क्या होगा? अशांत होगा। अब इसकी बारी है 343 बटे 2 के पावर 3, 5 के पावर 3 और 7 के पावर 3 का जो मान होता है वही इसका मान, यानी इसका जो सरल रूप है वह 1/2 के पावर 3 और 5 के पावर 3 है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है? सेम क्वेश्चन है, देखिए 22-25 में पूछे हुआ है, सेम क्वेश्चन 18-24 में पूछे हुआ है। कहने का अर्थ हर एक साल इस तरह का क्वेश्चन पूछता ही है। यहां भी देखिए 15 शांत है, 15/1600, 15/1600 का अर्थ हुआ क्या हुआ कि 2 16 है और 100 है, तो 2 16 में 4 होता है, 100 में 2 होता है और 5 भी 2 होता है, सिर्फ 2 है, नीचे क्या है? सिर्फ 2 है, यानी शांत दशमलव यही होगा। बाकी को हल करेंगे तो निश्चित रूप से उसके हर में, हर के गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड में आपको 2 5 के अलावा भी कोई न कोई संख्या आपको जरूर मिलेगा। जैसे यहाँ 11 मिलेगा, यहाँ कितना मिलेगा? 3 मिलेगा, यहाँ एक्स्ट्रा में 3 और 7 दोनों मिलेगा। तो यह सब क्या है? अशांत दशमलव, अशांत आवर्ती है तो परिमेय संख्या लेकिन अशांत आवर्ती। अब है नेक्स्ट चैप्टर है बहुपद, इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न जो महत्वपूर्ण है उसको देखते हैं। द्विघात बहुपद दिए हुआ है, शून्यक पूछ रहा है,
एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। शून्य पूछ रहा है तो इसको शून्य के बराबर कर लेंगे, एक्स स्क्वायर। अब देखिए इसको 2x और x प्लस 2 में तोड़ लेंगे, क्या हो जाएगा, x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 2 और प्लस 1 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगा, शून्य। x बराबर -2 और -1 आंसर हो, यानी इसका राइट आंसर ए हो। द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 1/6x माइनस 2। अब इसका शून्य पूछ रहा है। सबसे पहले इसको शून्य के बराबर करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 12 हो जाएगा, 12 बराबर शून्य। इस दोनों को तोड़ेंगे, गुना करेंगे 72, एक्स स्क्वायर इसको क्या लिख सकते हैं, 9x माइनस 8x माइनस 12 बराबर शून्य। 3x कॉमन ले लेंगे तो 2x और प्लस 3 और इसमें से 4 कॉमन ले लेंगे तो 2x प्लस 3 बराबर शून्य। तो क्या हो जाएगा, 3x माइनस 4 और यहाँ आ जाएगा 2x प्लस 3 बराबर शून्य। तो x बराबर हो जाएगा 4/3 और यहाँ हो जाएगा -3/2। ठीक है, तो 4/3 और यानी बी इसका आंसर हो। एक घातीय बहुपद को कहा जाता है, एक घातीय बहुपद को रैखिक बहुपद कहा जाता है। द्विघातियों को तो द्विघातीय, त्रिघातीय को त्रिघातीय। निम्नलिखित में से त्रिघातीय बहुपद का व्यापक रूप अब बताइए। रैखिक बहुपद हो, जब रैखिक बहुपद हो, बहुपद इसका व्यापक रूप या मानक रूप कहिए तो ax प्लस बी होता है। द्विघात हो, द्विघात बहुपद हो तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी होता है। और जब त्रिघात की बारी आए तो त्रिघात बहुपद क्या होता है, ax के पावर 3 bx स्क्वायर cx प्लस d बराबर 0, यानी इसका राइट आंसर सी हो। आगे बढ़िए। द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या, द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या 2, त्रिघात बहुपद के शून्यकों की संख्या 3 और रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या 1। यदि बहुपद इतना के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा, ध्यान रखिए अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a, और अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a। इससे रिलेटेड 2 से 3 प्रश्न एग्जाम में रहना फिक्स है। देखिए 23-13 में भी पूछा, 25 में भी पूछा, सेम क्वेश्चन। बहुत सारे प्रश्न जो है एक बार पूछा हुआ है, उसको हम इसमें नहीं लिए हैं, लेकिन हर एक साल इस तरह का प्रश्न आता ही है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 पूछ रहा है, अल्फा इंटू बीटा c/a, तो क्या हो जाएगा, c क्या है, 5 है। ये क्या है, एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, यानी 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक द्विघातीय बहुपद के शून्यकों का योग तथा शून्यकों का गुणनफल क्रमशः दिए हुआ है, तो इसके लिए क्या है, यह फॉर्मूला है। द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी उस सूत्र पर रख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा 2 है तो 2x, अल्फा इंटू बीटा क्या है, -15, और यह ऑप्शन जिस ऑप्शन में हो यानी बी में है तो बी इसका आंसर हो। प्रश्न है, यदि द्विघात बहुपद दिए हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1 माइनस 5 के शून्यक दिए हुए, अब पूछ क्या रहा है, अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1, यानी अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा और प्लस अल्फा प्लस 1। अब देखिए यहाँ इसका भी जानते हैं c/a होता है, और इस दोनों को भी जानते हैं -b/a होता है, और प्लस 1।
सी के जगह पर -5 है, -5 रखेंगे, इसको क्या बोलेंगे सी। अब इसको देखिए, यहाँ थोड़ा सरल करना होगा, x² - 3x और -3 - 5, यानी सी यह नहीं होगा, सी यह नहीं होगा, x² - 3x -8, सी यहाँ हो गया, इसको सी बोलेंगे, इसको बी बोलेंगे, इसके साथ कुछ नहीं है तो इसको ए बोलेंगे। यानी यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ जो होगा, यहाँ जो हो जाएगा -8 बटे कुछ नहीं है तो 1, और माइनस माइनस +3 बटे 1 और +1, यानी -8 और +3 और +1 कितना हो गया, -4। ई इसका आंसर। नेक्स्ट प्रश्न जो है उसको देखेंगे। निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग 3, -3 और गुणनफल 2 है। अब बताइए फॉर्मूला क्या होता है, x² - अल्फा बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। बताइए यहाँ x² माइनस अल्फा प्लस बीटा माइनस +3x और यहाँ हो जाएगा 2, यही है, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सही है ए। अब बारी है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की, और इससे रिलेटेड जो महत्वपूर्ण प्रश्न है 2 या 2 से अधिक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, वैसे प्रश्न को हम देखेंगे। एक रैखिक समीकरण का घात क्या होता है, तो रैखिक समीकरण का घात क्या होगा 1, द्विघात का 2, त्रिघात का 3, यानी इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। दो चर x और y में रैखिक समीकरण इतना कि कितने अधिकतम हल हो सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा दो चर वाले रैखिक समीकरण के हल जो होते हैं वो अनंत होते हैं, अनगिनत हल होते हैं। कितने हल होते हैं, अनगिनत। यदि इतना है तो x और y का मान पूछ रहा है तो इसको तो हल करना होगा। 2x + 3y = 11 है और 2x - 4y = -24 है। यहाँ देखिए, यहाँ दोनों समीकरण को माइनस करेंगे, माइनस प्लस और प्लस कट जाएगा, यहाँ 7y और यहाँ कितना हो जाएगा 35, तो y = 5। x बराबर किसी समीकरण इसी समीकरण में रख दे, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा 11 - 3y, तो 11 - 3 × 5 यानी -4, तो x बराबर -2, x बराबर -2 और -5, -2 + 5, -2 + 5, डी आंसर है इसका। यदि दो चर के दो रैखिक समीकरण के हल अनंत हो तो उसके आलेख क्या होंगे, तो ध्यान रखिए कि हल अनंत का अर्थ हुआ कि संपाती, उसका ग्राफ जो होगा, आलेख जो होगा, दोनों का क्या होगा, संपाती। हल कोई नहीं हो तो उसका ग्राफ क्या होगा, समांतर। हल यदि क्या हो, एक हो तो उसका ग्राफ क्या होगा, प्रतिच्छेदी। लेकिन इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, संपात, जो कि अनंत है। दो चर में दो एक घातीय समीकरण के ग्राफ यदि प्रतिच्छेदी हो, 3 बार पूछ चुका है। इस प्रश्न को देखिए, इसको भी 2 बार पूछे हुआ है, तो इससे रिलेटेड एक प्रश्न पूछना ही है, कभी प्रतिच्छेदी, कभी संपाती, कभी समांतर। प्रतिच्छेदी का अर्थ हुआ कि सिर्फ एक हल। समीकरण इतना दिए हुआ है, 2x + 3y = 5 है और 4x + 6y = 15 है, तो इसका हल क्या होगा, a1 बटे a2 निकालेंगे, देखेंगे 2/4 यानी 1/2, 2/4 यानी 1/2, b1 बटे b2 निकालेंगे, यानी कितना हो जाएगा 3/6 यानी 1/2, और c1 बटे c2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 5/15 यानी 1/3। ठीक है, यह दोनों क्या है, यह दोनों इक्वल है। a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2। यह कोई हल नहीं का शर्त है, यानी सी आंसर हो गया। यदि a1 बटे a2 बराबर नहीं हो b1 बटे b2, यह अद्वितीय हल का शर्त है। और जब तीनों इक्वल हो
तो वह किसका शर्त होता है? अनंत अंक। दो रैखिक समीकरण के लेखा चित्र यदि समांतर रेखाओं, देखिए फिर वही सवाल है, समांतर प्रतिच्छेदी और संपाती। समांतर होने का अर्थ हुआ कि हलों की संख्या क्या होगी? शून्य। ग्राफ जो है इस प्रकार से होगा, समांतर का दो समीकरण दोनों का कहीं कटेगा ही नहीं। जब कटेगा ही नहीं तो उसका हल होगा ही नहीं। यदि इस प्रकार से हो तो एक जगह कटा तो एक हल होता है। संपाती का अर्थ हुआ कि एक ही रेखा पर दूसरी रेखा आ जाए, संपाती, तो इस कंडीशन में अनंत हल हो जाता है। हर एक जगह पर हल होगा, सब जगह पर हल। अब बारी आती है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है? इसके लिए सभी को हल करने होंगे, सरल करने होंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 x क्यूब माइनस एक्स, इस सब को एक साइड, किसी एक साइड में ले आएंगे। अगर इसको ही ले आएंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब माइनस में इस प्लस एक्स स्क्वायर, और ये आकर इसमें ऐड हो जाएगा 5x प्लस 4। यह त्रिघात है। पूछ रहा है कौन द्विघात नहीं है, यानी इसका राइट आंसर ए ही होगा। बाकी को हल करेंगे तो बाकी सब क्या होगा? द्विघात होगा। बाकी सब क्या होगा? द्विघात होगा। निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है? जब इसे सरल करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर माइनस 3x, और इधर क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x। इसको इधर लाएंगे तो एक्स स्क्वायर, और यहाँ ही लाएंगे तो 5x माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, यानी द्विघात समीकरण है। यह भी द्विघात समीकरण है, मैक्सिमम घात 2 है। यहाँ भी इसको सरल करेंगे तो यहाँ भी मैक्सिमम घात क्या होगा? 2 होगा। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ जो होगा वह क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर 4 हो जाएगा माइनस 1, और यहाँ 4x स्क्वायर, यानी x का घात 4 हो जाएगा। तो द्विघात समीकरण यह नहीं रहा। निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है? इससे रिलेटेड प्रश्न पूछना ही है, नहीं पूछ रहा है तो यह क्या है? यहाँ यह त्रिघात है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, बाकी सब होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित समीकरण इतना का मूल क्या? बहुत ही आसान है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर क्यू स्क्वायर। शून्य के निकालना है, मूल्य निकालना है तो एक्स स्क्वायर को छोड़ देंगे, क्यू स्क्वायर रहेगा, और इधर क्या हो जाएगा? नीचे यह आ जाएगा। एक्स निकालना है तो रूट अंडर क्यू स्क्वायर बटे ए स्क्वायर और पी स्क्वायर, यानी क्यू बटे ए पी, क्यू बटे ए पी, क्यू बटे ए पी, यही है। प्लस माइनस लगा देंगे। द्विघात समीकरण इतना का विवेचक निकालना है। विवेचक यानी डी निकालना है। बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी क्या है? -4, तो -4 का स्क्वायर कर लेंगे। 4 गुने 2 गुने 3, यह सी है और यह ए है। क्या हो जाएगा? 16 माइनस 24, यानी -8। आंसर क्या हो जाएगा? सी। अब है बारी 5वें अध्याय की, समांतर श्रेणी की, और इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में नहीं है? समांतर श्रेणी का क्या होता है डिफिनीशन? कि अनुक्रमों का वैसा समूह जिसके क्रमागत पदों के बीच निश्चित अंतर हो। तो यहाँ देखिए, यहाँ ए है, यहाँ ए प्लस डी है, ए प्लस 2d है, सिर्फ डी का अंतर है। सभी पदों में कितने का अंतर है? डी का, यानी यह समांतर श्रेणी में होगा। यहाँ देखिए, यहाँ अंतर अलग हो जा रहा है। यहाँ भी देखिए, इसको सरल करेंगे तो √2 लिखेंगे, इसको 2√2 लिखेंगे, 2√2, और इसको 3√2 लिखेंगे, और इसको 4√2 लिखेंगे, यानी √2 का अंतर है। यह भी समांतर श्रेणी में होगा। यहाँ देखिए 1/2, 1/3 और 1/6। ठीक है, इसके बीच के अंतर को देखिए, 1/3 में 2 माइनस करेंगे, 1/6 हो जाएगा। 1/3 से 1/6 माइनस करेंगे तो 1/6 हो जाएगा, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्योंकि इस सब पदों में कहीं 0.3 का अंतर है, कहीं 0.03 का अंतर है, कहीं 0.003 का अंतर है। यह समांतर श्रेणी में नहीं होगा, सी आंसर। निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी है? तो है पूछ रहा है,
तो यहाँ देखिए इसी तरह का ऑप्शन था पीछे, तो √2 था, 2√2 था, 3√2 था, 4√2 है, इस सब के बीच √2 का अंतर है, यह समांतर श्रेणी में होगा। बाकी यहाँ स्क्वायर है, यहाँ देखिए यहाँ -6 है का अंतर है, और फिर -2 हो गया, फिर प्लस हो गया। यहाँ भी देखिए कहीं 0.2 का अंतर है, 0.02 का, 0.002 का, ये भी नहीं होगा। तो यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है? फिर उसी प्रकार का प्रश्न है। इसमें भी देखिए 0.04 का अंतर है, इसमें 0.004 का अंतर है। यहाँ देखिए 10 का अंतर है, फिर 100 का अंतर है, ये भी नहीं हुआ। यहाँ देखिए 2 का अंतर है, 4 का अंतर है, 8 का अंतर, ये भी नहीं हुआ। और यहाँ जो है सिर्फ -4 सब में डिफरेंट है, -4 का, यानी इसका आंसर क्या होगा? डी ही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि इतना कि समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद है तो x का मान ज्ञात। ध्यान रखिएगा 3 पद दिए हो समांतर श्रेणी में, तो जो बीच का पद होता है b, वह a + c यानी पहले और तीसरे पद का क्या होता है? औसत होता है। यानी 3x + 2 = 2x - 1 प्लस 6x - 1/2 होगा। इस 2 को यहाँ लाएंगे तो 6x + 4, और यहाँ हो जाएगा 8x और -2। इसको यहाँ लाएंगे तो -2x, और इसको यहाँ लाएंगे तो -6, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 3। x बराबर क्या हो जाएगा? 3। नेक्स्ट है 21, 18, 15 का कौन सा पद शून्य हो? यानी tn का मान 0 है, a का मान 21 है, d का मान 18 - 21 है। दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करेंगे तो -। अब देखिए tn का फॉर्मूला होता है a + n - 1 × d। तो 0 और a को 21 लिखेंगे प्लस n - 1, यानी n - 1 यानी क्या हो जाएगा? n तो निकालना है, d के जगह पर कितना रख देंगे? -3। अब इसको यहाँ लाएंगे -21, और n - 1 × -3, इससे इसको काट देंगे 7, n बराबर हो जाएगा 8, 8वां पद हो जाएगा। यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद a और सार्वंतर d हो तो इसके प्रथम n पदों का योग पूछ रहा है, तो Sn पूछ रहा है। Sn का जो फॉर्मूला होता है n/2 और 2a + n - 1 × d, ये ना होता है। यह फॉर्मूला क्या है? सही है। नेक्स्ट है, यदि समांतर श्रेणी दिया हो और पूछे कि पदों की संख्या क्या होगी, n पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? n पदों की संख्या पूछ रहा है, यानी n पूछ रहा है। a बराबर 2 है, d बराबर 6 - 2 यानी 4 है, और tn बराबर है 84। तो क्या होता है? tn का फॉर्मूला होता है a + n - 1 × d, यानी 84 बराबर a के जगह पर कितना रखेंगे? a के जगह 2 रखेंगे, 2 रखेंगे, और n - 1 × d हो जाएगा 4। इसको यहाँ ले आएंगे तो 82, और n - 1 × 4, 4 से इसको, सॉरी यह 82 ही था, और 82 से 2 माइनस करेंगे तो 80 हो जाएगा। 4 से लगाएंगे तो n बराबर हो जाएगा 20 + 1, 21वां पद। कौन सा पद हो जाएगा? 21वां पद। नेक्स्ट है, यदि समीकरण यदि समांतर श्रेणी का nवां पद दिए हुआ है और सार्वंतर पूछ रहा है। कहने का अर्थ tn बराबर दिए हुआ है 5 - 3n। क्या दिए हुआ है? 5 - 3n, यानी t1 जो होगा 5 - 3 × 1 यानी 2, और t2 जो होगा 5 - 3 × 2 यानी कितना हो जाएगा? -1। ठीक है। इस प्रकार अगर d पूछ रहा है तो t2 - t1 होता है। d का यह अधिकृत फॉर्मूला है।
तो इस हिसाब से -1 -2 यानी -3 हो, बी आंसर। नेक्स्ट है किसी समांतर श्रेणी का दूसरा पद 13, इसका पांचवा पद 25, तो इसका सार्वंतर क्या हो। किसी समांतर श्रेणी का यानी T2 बराबर 13 और T5 बराबर 25, तो ये हो जाएगा कितना, A प्लस डी बराबर 13 और A प्लस 4D बराबर 25। माइनस करेंगे, माइनस माइनस माइनस, इससे इसको काट देंगे, -3D और यहाँ -12, तो D बराबर 4। अब बारी है छठे अध्याय की, त्रिभुज की।